नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे गाजियाबाद से सामने आ रही बड़ी खबर के साथ। थाना कविनगर पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन पल्स मीटर भी उनके पास से बरामद किए हैं। साथ ही 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 ऑक्सीजन पल्स मीटर और एक गाड़ी को भी बरामद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी। आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके पास से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए हैं। 10 ऑक्सीजन पल्स मीटर व एक गाड़ी को भी जब्त किया है, जिसका इस्तेमाल वो किया करते थे। तो लगातार कालाबाजारी का गोरख धंधा धड़ल्ले से चालू है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। उसी सिलसिले में गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये उनके साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन पल्स मीटर को भी बरामद किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बरामद किए हैं और एक गाड़ी भी जब्त की। तो वहीं यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के कुल 7,336 मामले सामने आए हैं और ये संख्या 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों से लगभग 30,000 कम है। पिछले 24 घंटों में 19,669 संक्रमित मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,23,579 है। तो वहीं यूपी में ब्लैक फंगस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लखनऊ और मेरठ में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में अब तक 55 तो मेरठ में 52 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। तो वहीं वाराणसी में 30 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लखनऊ में केजीएमयू में 18 घंटे में 4 मरीजों की सांसें भी थम गई। कोरोना महामारी से सबको निजात मिले, इसके लिए मुल्क के सभी धार्मिक स्थलों से दुआ की जा रही है। लखनऊ की एक मस्जिद दुआ के अलावा जरूरतमंदों की मदद भी कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर कंसंट्रेटर, लालबाग स्थित जामा मस्जिद के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए गए हैं। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी की ये खास रिपोर्ट। देखते हैं तीसरे नंबर पे जो मरीज है उसे ऑक्सीजन लगी हुई है या लगने की ज़रूरत है तो उसकी फ़ोटो मंगाते हैं। फिर हम जो है अपने हिसाब से तहकीक करते हैं, जिस इलाके में वो रहता है हम लोगों के सब जानने वाले हैं उनको भेजते हैं, वो देखते हैं और नहीं देख पाते हैं तो फिर हम लोग खुद पहुंचाने चले जाते हैं। कल भी अभी 2-3 जगह हम लोग पहुंचाने गए हैं, लेने भी गए हैं, पहुंचाने भी गए। एक बात है, साइकी है पूरे सोसाइटी की। जब किसी इदारे से आती है और वो मजहबी इदारा होता है तो जो दूसरे मजहब के लोग थे थोड़ा उनको दिक्कत होती है कि वहाँ कैसे जाए मदद मांगने। ये एक समाज की साइकी है, हालांकि ज़रूरत पर वो सब नहीं देखा जाता। तो आप क्यों मस्जिद से हैं तो गैर मुस्लिम को मदद कैसे मिलेगी और कितनी मिल सकती है? हमारा जो समाज है हम लोग सब मिलजुल के शुरू से रहते आए हैं बचपन से। हमारे पड़ोस में जहाँ कारोबार है वहाँ भी अड़ोस पड़ोस में सब मिल के ही रहते हैं, जहाँ रहते हैं महल्ला वहाँ भी सब मिल के रहते हैं। तो हम लोगों के अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। हमारा सिर्फ मोटो ये है कि इंसान तकलीफ़ में है, इंसानों को राहत पहुँचाना है, उनकी खिदमत करना है। इंसान है तो उसके अंदर दर्द होगा, तो हमें इंसानियत के नाते काम करना है। इंसान पे काम करना है, बहुत अच्छे ख्यालात है। लेकिन कुछ लोग उनसे हम बात करते हैं, आप कहाँ से आए और क्या ज़रूरत है आपको? ये हम ऐश बाग से आए हैं। मेरा नाम अफसारुल हक है और हमारे नाना जान जो है एडमिट है यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। हालांकि अब उनको सिर्फ ऑक्सीजन की दिक्कत है, इसलिए हमें पता चला किसी से कि यहाँ पे मुफ्त में कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं इसी के उससे कि हमें थोड़ा कंसंट्रेटर मिल जाए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है ऑक्सीजन की और हम इतना एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मुफ्त में कोई मदद मिल जा रही है तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और ऐसे वक्त में अगर ऐसी मदद लोग कर रहे हैं जो जाति और धर्म को नहीं देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, यानी कि ज़रूरत अगर आपको है तो ये दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। अगर आपका कोई मरीज़ है तो आप भी बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं और कंसंट्रेटर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर आपको भी मिल सकता है। सही बात है कि इंसान और इंसानियत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस समाज को बनाती हैं, और अगर दोनों में ये भी ख़त्म हो जाए तो समाज सामान्य रहेगा। जाहिर बात है जज्बा होना चाहिए, मदद अपने आप हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अपर्णा यादव ने लोक बंधु अस्पताल पहुंचकर कोवैक्सीन की पहली डोज ली। अपर्णा यादव ने कहा कि हमारे लिए यहां गौरव की बात है कि ये वैक्सीन देश के डॉक्टरों ने बनाई है। उन्होंने कोरोना की पहली डोज लेने के बाद लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की।
प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि कोरोना से संक्रमित न्यायिक अधिकारियों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के पदाधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में कोरोना से प्राण गंवाने वाले हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत 11 न्यायिक अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इस आपदा के समय हम सबको पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायिक सेवा संघ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिससे कि लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। साथ ही कोरोना संक्रमित न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौके पर संघ द्वारा मांग पत्र भी दिया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित केबी महाविद्यालय के पुरातन छात्र डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने कोरोना की 2DG दवा बनाई है। उनकी उपलब्धि से महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है। अध्यापन के दौरान इस कॉलेज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनिल को सन 1979 और 80 फिजिक्स पढ़ाया था। होनहार छात्र ने मानवता की रक्षा के लिए कोरोना रक्षक दवा बनाई है। DRDO में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र की अगुवाई में हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी की लैब के साथ मिलकर कोरोना की ओरल दवा 2DG ऑक्सी की ग्लूकोज बनाया गया है, जिसे 2DG के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना संकट के इस दौर में दवा को विकसित करने में महाविद्यालय के पुरातन छात्र DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र की अहम भूमिका से महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर YP गुप्ता ने गौरव का क्षण बताया है और अपने छात्र की सफलता पर उन्हें बधाई भी दी। बहुत अच्छा लगा और मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनका मैं भी और पूरा देश अनुग्रहित है इस काम को करने पर उनके, और मेरी उनको ये आशीर्वाद है कि और ऊंचे स्तर पर बढ़े वो। केबी कॉलेज में कब पढ़े थे, किसने पढ़ाया था? देखिए फिजिक्स तो 79-80 की बात जानकारी में आई है मेरे कि वो 79-80 में उन्होंने BSc किया। तो 79 में अधिकतर राजनाथ सिंह ने क्लास लेते थे, 80 में पार्ट 2 में मैं अधिकतर क्लास लेता था। तो यहाँ से छात्र रहने के बाद वो फिर कहाँ गए किस तरह से, उसके बाद मुलाकात तो हुई नहीं उनसे, मगर सामने बात आई है तो हम लोग बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि हमारा एक स्टूडेंट इस प्रकार से आगे बढ़ कर के पूरे देश के लिए समर्पित होकर एक बहुत बड़ा काम किया है इस महामारी के। खबर लखनऊ से, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट मैनेजर लॉकडाउन के दौरान ज्यादा कमाई के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। मौके से आरोपी युवक के पास से 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन को भी बरामद किया गया है। मडिया गांव पुलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास से बैंक असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया। ये जो व्यक्ति है बांके बिहारी, जिसके बारे में न्यूज आई है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी नहीं है, न पत्रकारपुरम ब्रांच में, नहीं हमारी किसी भी दूसरी शाखा या ऑफिस में ये हमारा कर्मचारी स्टाफ है ही नहीं। कंसर्न थाने को भी पत्र भेजा है कि ये कर्मचारी जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई लेना देना नहीं, हमारा कर्मचारी नहीं है। ये इस आशय का पत्र हमने। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले 1621 टीचरों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षक विभाग की तरफ से कहा गया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के सिर्फ 3 शिक्षकों की जान गई है। शिक्षक विभाग के कर्मचारियों की मौत का मामला शिक्षक संघ ने 1621 शिक्षकों की मौत का दावा किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मौके का जो आंकड़ा बताया है उसे झूठा करार दिया है।
अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते का असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। बरसात के कारण इन जिलों में मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है। बता दें कि मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद बुधवार सुबह से ही हल्की बारिश यहां पर हो रही है। बरसात के चलते यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। बारिश से नोएडा और गाजियाबाद का मौसम बेहद सुहावना हो गया है और लोगों को चिपचिपी गर्मी से राहत भी मिली है। ताउते तूफान का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। उसकी 3 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि जो मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम के ख़राब होने के आसार हैं और ताउते की वजह से जो तबाही गुजरात, मुंबई अन्य इलाकों में हुई है, उसको देखते हुए हमने पूरी तैयारी यहाँ पे कर रखी है। ऐसे भी ताउते के लिए हमने जो अपनी टीमें तैयार कर रखी थी, वो सारे इक्विपमेंट के साथ सुसज्जित, किसी भी हालत में कहीं पे भी एक्शन के मोड में तैयार हैं। और ये एनडीआरएफ हमेशा आपदा सेवा सदैव के मूल मंत्र पे कार्य करती है और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हमारी ये पूर्ण दक्ष और पूर्ण सुसज्जित टीमें अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हालत में बैठी हैं और किसी भी हालत से निपटने के लिए हम अपने आप को मेंटली और इक्विपमेंट के तौर पे तैयार रख के बैठे हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पर गंगा के घाटों पर शवों के मिलने से महामारी फैलने का अंदेशा है। शवों के गंगा में उतरने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार कराने और गंगा में शव का जल प्रवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया था। साथ ही गंगा में शवों का जल प्रवाह रोकने के लिए गंगा में पेट्रोलिंग के साथ मुनादी कर लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया था। आज गाजीपुर के शमशान घाट पर मुख्यमंत्री के दूत बनकर आए सचिव व नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन समीर वर्मा ने निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी समीर वर्मा बोट में सवार होकर गंगा के घाटों का भी निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाबत समीर वर्मा ने बताया कि कुछ कमियां जरूर हैं, जिसे दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। बता दें कि जिला प्रशासन और समाज सेवियों के सहयोग से शमशान घाट पर लकड़ी बैंक बनाया गया, जहां से गरीब असहाय लोगों को शवदाह के लिए निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही शमशान घाटों पर शवदाह के लिए लकड़ियों के दाम को 650 रुपए प्रति कुंतल फिक्स कर दिया गया है। साथ ही 500 रुपए में डोम राजा की फीस भी फिक्स कर दी गई है। लेकिन गरीब असहाय लोगों के लिए शासन स्तर पर डोम राजा की फीस भी जिला प्रशासन की ओर से ही दी जा रही है। गाजीपुर में कुल 6189 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें से 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का भी काम किया जा रहा है। खबर हरदोई से, जहां के पाली थाना क्षेत्र के दौलतियापुर में 15 मई को हुए हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे व कारतूस भी बरामद किया। इस हत्या के मामले में अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी शीघ्र ही तलाश कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात कर रही है। यह हत्या खेत में जानवर चले जाने के बाद हुए विवाद के बाद की गई थी। पूरे मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी कपिल देव सिंह ने बताया कि 15 मई को दौलतियारपुर गांव में गांव के ही निवासी ऋषिपाल का मवेशी इनके पड़ोसी जबर सिंह के खेत में चला गया था। इसी बात को लेकर पहले दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद में जबर सिंह आदि लोगों ने गोलियां चला दी, जिसमें गोली लगने से कलेक्टर की मौके पर ही जान चली गई थी और 2 महिलाएं जख्मी भी हो गई थी। इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली थी और हत्यारों की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए थे। खबर बुलंदशहर से, जहां पर फैक्ट्री के चौकीदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाने वाली कंपनी का वो चौकीदार था। 70,000 रुपए लेकर फरार बदमाश हो गए हैं। फैक्ट्री मालिक ने इस बड़े बयान को दिया है। मामन चौकी का ये बड़ा मामला। अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पर घर के सामने जमा बरसात का पानी निकाल रहे चाचा को भतीजे ने गोली मार दी। गंभीर हालत में चाचा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 2 भतीजों समेत 3 पर केस दर्ज कर लिया है। बंधु आंकला क्षेत्र के सिंदूरी गांव निवासी अनिल कुमार मिश्र और उनके भाई शिव सागर मिश्र का घर आमने सामने है। मंगलवार को बरसात का पानी अनिल के घर के आंगन में जमा हो रहा था। अनिल पानी निकालने के लिए घर के सामने छोटी जमीन पर मिट्टी डाल रहे थे कि तभी शिव सागर के पुत्र अभिषेक और आकाश वहां
वहां पर पहुंच गए। भतीजों ने अनिल को मिट्टी डालने से मना किया तो विवाद शुरू हो गया। विवाद के दौरान ही भतीजे आकाश ने अनिल पर तमंचे से फायर कर दिया। गोली अनिल के जांघ में लगी और वो गिर पड़े। बीच बचाव कर रहे देवी शंकर और धर्मेंद्र मिश्र को भी चोटें आई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि परिवार वालों की तहरीर पर आकाश मिश्र, अभिषेक मिश्र समेत तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हाथ में सत्ता होने का मतलब जनता की सेवा होता है, लेकिन हापुड़ बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश राणा के सर पर सत्ता का नशा इस कदर सवार है कि वो नेता की जगह अब गुंडों की तरह बर्ताव करने लगे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश राणा की गुंडाई का प्रमाण उस वक्त मिला जब उन्होंने विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति को भरी पंचायत में जूतों से पिटवाकर बेइज्जत करवाया। इतना ही नहीं, इससे पहले उमेश राणा ने विनोद के घर पुलिस भिजवाकर परिजनों को भी प्रताड़ित करवाया था। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति पर जिलाध्यक्ष उमेश राणा इतने आग बबूला हुए बैठे हैं, उसकी गलती महज इतनी थी कि उसने जिलाध्यक्ष जी के पिता की गाड़ी को साइड नहीं दी थी। फिर क्या था, नेताजी को गुस्सा आया और उन्होंने पहले तो पीड़ित उमेश यादव के घर पुलिस भिजवाकर उसके परिवार वालों को प्रताड़ित करवाया, गाड़ी सीज करवा दी और फिर गांव में पंचायत बुलाकर उसको जूतों से पिटवाया और अपने पिता कमल सिंह के पैरों पर सर रखवाकर माफी भी मंगवाई। वहाँ पे गए हम, इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमें नीचा दिखाया वहाँ पे। फिर हमें आए, इन्होंने एक बड़े बुजुर्ग से जूती से पिटवाया। उसके बाद इन्होंने बोला अब ठीक है, मामला शांत हो गया। इन्होंने ही वीडियो बना के वो अपनी दबंगाई दिखाई। ये वीडियो थी वो। पंचायत का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिखने के बाद अब नेताजी मीडिया के सामने शरीफ बनने की जुगत में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि न ही किसी तरीके की पंचायत हुई और न ही किसी की पिटाई की गई। वहीं दूसरी ओर इस मामले के बाद विपक्षियों को भी मुद्दा मिल गया है, जिसका फायदा उठाते हुए सपा नेता ने जिलाध्यक्ष को उनकी जिम्मेदारियां याद दिला दी हैं और उन्हें सत्ता के नशे में चूर बताया। कि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से अपने मरीज को लेकर जा रहा था, तो उस गरीब को ये मालूम नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के पिता आ रहे हैं, उनके लिए रोड साइड करना होना है। उस गरीब को मालूम नहीं था, उसको जान बचाने की बात थी, तो वो बेचारा जा रहा था, तो लोग साइड ना देने के कारण उस आदमी के साथ में मारपीट की जाती है और उसकी गाड़ी सत्ता की हनक दिखाते हुए उसकी गाड़ी सीज की जाती है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी निंदनीय बात है, जबकि इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। एक जिलाध्यक्ष, एक जिम्मेदार और सत्ता पक्ष के को बड़े शालीनता और गंभीरता से लोगों को समझाना चाहिए था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ना तो वहाँ कोई पंचायत हुई थी। एक विनोद नाम का शख्स जिसने मेरे पिताजी के साथ बदसलूकी की थी, वो अपनी गलती मानने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए अपने फूफा के साथ आया था, जो बड़े बुजुर्ग थे, लगभग 75 वर्ष से ऊपर के। आपके घर पर? मेरे घर पर माफ़ी मांगने आए थे और माफ़ी मांगने के बाद पिताजी ने उसे माफ़ कर दिया, तो उसके ही फूफा ने उसमें 2 चप्पल मार दिए थे, जिसको बार बार ना हमने उनसे कहा, ना मेरे किसी परिवार के व्यक्ति ने, ना मेरे पिताजी ने, ना मेरे किसी गांव के व्यक्ति ने उसको छुआ तक नहीं। जूते चप्पल मारने की तो बहुत दूर। और अब खबर बागपत जनपद से, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम रह गई। यहां एक बेटी ने अपने पिता की चिताग्नि को मुखाग्नि देकर एक बेटे का फर्ज अदा किया। बताया जा रहा है कि बागपत जनपद के कोर्ट रोड गली नंबर 4 के रहने वाले शिव कुमार पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका एक बेटा और 2 बेटी हैं। बीमारी के चलते प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले शिव कुमार की जान चली गई। शिव कुमार की चिता को मुखाग्नि देने के लिए जब उनके बेटे से संपर्क करना चाहा तो उसका फोन नहीं मिला, उससे कोई संपर्क न हो सका, तो बेटे का फर्ज उनकी बड़ी बेटी वर्षा ने निभाया। वर्षा ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी तो वहां पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। बताया गया कि मृतक शिव कुमार के एक बेटा प्रवीण, बड़ी बेटी वर्षा व छोटी बेटी मोनू है। प्रवीण पानीपत के अंबहटा में किसी कंपनी में काम करता है और उसका मोबाइल बंद आने से उनसे काफी समय से कोई संपर्क नहीं हो सका। वर्षा की शादी मेरठ जनपद में हुई थी, लेकिन वो अपने पिता के पास अपने घर आई हुई थी। उसके पिता शिव कुमार को पिछले 4 से 5 दिनों से बुखार आ रहा था। उनकी तबीयत सुबह अचानक खराब हो गई, जिसके चलते उनका निधन हो गया। वर्षा, पापा का अंतिम संस्कार किया, क्या कारण रहा?
भैया का फ़ोन नहीं लग पाया तो इस कारण करना पड़ा। भाई पिताजी बीमार थे? नहीं, ज़्यादा बीमार नहीं थे, वही एक मतलब एज होती है ना कि वीकनेस हो जाती है, बस केवल यही कारण था। तो आप बड़ी हैं बहन के? कितने बहन भाई हैं आप? 2 बहनें हैं और एक भैया है। भैया का नंबर लग नहीं पाया और तो इस कारण मैं बड़ी हूँ। अंतिम संस्कार आपने किया? मेरा नाम चंद्र शर्मा है। शर्मा जी, एक बेटी ने अंतिम संस्कार किया, क्या मामला? इनके एक लड़का भी था, उसका कोई फ़ोन नहीं मिला था, काफ़ी दिन से बाहर है। और हमारे मोहल्ले के ही हैं शिव प्रकाश जी, शिव कुमार शर्मा जी और मोहल्ले के लोग, और हम लोग मिलकर लड़की ने अंतिम संस्कार किया है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की लगातार कालाबाजारी को लेकर पुलिस को जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद बैंक कर्मचारी को कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से आरोपी के पास से 12 इंजेक्शंस भी बरामद किए गए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शंस को महंगे दामों पर यह बेचा करता था, जिसको लेकर जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने छापेमारी कर इस बैंक कर्मचारी पर शिकंजा कसा। बड़िया गांव थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर कालाबाजारी को ये बड़ा मामला, बैंक कर्मचारी कालाबाजारी करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके पास से 12 रेमडेसिविर इंजेक्शंस भी बरामद किए गए हैं। जिस तरीके से लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शंस की मांग बढ़ी, इन सब के बीच बढ़ा कालाबाजारी का ये पूरा कारोबार। इन सब में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। अलग अलग क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। ये जो व्यक्ति है बांके बिहारी, जिसके बारे में न्यूज आई है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्मचारी नहीं है, न पत्रकारपुरम ब्रांच में, न ही हमारी किसी भी दूसरी शाखा या ऑफिस में ये हमारा कर्मचारी स्टाफ है ही नहीं। कंसर्न थाने को भी पत्र भेजा है कि ये कर्मचारी जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई लेना देना नहीं, हमारा कर्मचारी नहीं है। ये इस आशय का पत्र। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।